समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर जोशीमठ बसता है। और अभी आप इस जगह की इम्पोर्टेंस समझिए, क्योंकि जो पहाड़ इस वक्त आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं, ये पहाड़ धार्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, पर्यटन के लिहाज से और इकोलॉजिकली इस क्षेत्र के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं आप देखिए। सबसे पहले इस तरफ ये पहाड़ी देखिए, जो आपको ये स्नो पीक्स यहाँ पर दिखाई दी है, जिनके ऊपर बर्फ़ भी आपको दिख रही है। इसको यहाँ पर आम भाषा में बरमल बोलते हैं। ब्रह्म कमल से निकला हुआ ये नाम बरमल पहाड़ी। उसके ठीक साइड में आप देखिए, जो आपको ये दो और स्नो पीक्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रचलित रूप से कहा जाता है हाथी घोड़ा पालकी, इस नाम से पहाड़ फेमस होते हैं, क्योंकि पहचान वाले पॉइंट्स दूर से जब दिखाए जाते हैं ऐसे बताए जाते हैं। उसके बाद जो पीछे आपको एक और हिस्सा दिख रहा है, उसी क्षेत्र में वैली ऑफ फ्लावर्स और इसके अलावा हेमकुंड साहिब का जो हिस्सा है वो बसता है। और सामने जो पहाड़ है उधर आप जो देख रहे हैं, इन पहाड़ों के पीछे बद्रीनाथ है। और यही वजह है कि जोशीमठ बेस पॉइंट है इन सभी क्षेत्रों में जाने के लिए। इन सभी क्षेत्रों का जो महत्व है वो जोशीमठ से शुरू होता है। आदि शंकराचार्य का बसाया हुआ ये शहर है, लेकिन इसकी जो ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इस बेस पॉइंट का जो महत्व आपने इन पहाड़ों के ज़रिए देखा, ये पहाड़ अभी आपको बेहद विराट, विशाल, मजबूत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि जब ये इतने मजबूत आपको देखने भर से लगते हैं, लेकिन इन्हीं पहाड़ों की जो नींव है वहाँ पर सुरंगें खोद दी गई हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि इस समय ये स्थिति कितनी विकट है। भूकंप के लिहाज से ये क्षेत्र बेहद संवेदनशील है। सेस्मिक जोन 5 में ये क्षेत्र आता है, यानी अगर एक हल्का झटका आया, धरती हिली, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा तबाह हो जाएगा। जगह जगह पानी के स्रोत लोगों के घरों में फूट रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं, भूधसाव हो रहा है, और ये काफ़ी समय से हो रहा है, लेकिन अब तक इसके लिए किसी ऑल्टरनेट व्यवस्था का इंतज़ाम नहीं हो पाया है। और इसीलिए जोशीमठ पल पल अपनी समाधि की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त हम लोग सुनील गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, जोशीमठ का। और सकलानी परिवार के घर मैं जा रही हूं, क्योंकि जब मैंने यहाँ लोकल लोगों से बात की, स्थानीय लोगों से, उन्होंने ये बताया कि ये सबसे पहला घर था जहाँ पर दरार महसूस हुई। अब हालांकि ये घर का एंट्री पॉइंट ही है, और जैसे ही यहाँ पहुँचे हैं, यहीं से दरारों का दिखना शुरू हो गया है। लेकिन आगे आगे बढ़ते हैं। आप सकलानी जी, आप ही हैं? नमस्ते जी। अभी घर में लोग रह रहे हैं क्या? हाँ, रह रहे जी, दिखाइए कितना नुकसान हुआ है घर को। प्रणाम। ये पूरा हिस्सा जो है, ये अभी मतलब दरार यहाँ पर आई हैं और ये पूरा बिखरा है जो है। सबसे पहले कब आपको पता चला कि ये घर में क्रैक्स आ रहे हैं? सबसे पहले ऐसे मैम, ये कम से कम साल भर, साल डेढ़ साल पहले से हल्की हल्की दरारें थी। धीरे धीरे ये दरारें बढ़ती गई, और उससे कि अब ज़्यादा कल परसों से कुछ ज़्यादा ही दरारें बढ़ गई है 2-3 दिन से। और अभी शासन प्रशासन से हमें यही है कि अभी तक न कोई यहाँ प्रशासन पहुँचा, हमें न उनकी कई बार ऊपर नीचे औली की, और कभी यहाँ नीचे देखने के लिए कई बार हम शासन प्रशासन से हमने गुहार लगाए कि भाई हमारी समस्या ये है, और आप देखिए हमारी ये हाल कैसे। हम मतलब आपके घर में जब सबसे पहले दरार आई है, सुनील गांव का नाम तो बहुत ज़्यादा खबरों में, तो आपके घर में अभी तक कोई नहीं पहुंचा है? यहाँ कोई नहीं पहुँचा मैम। शुरू में ऐसे कि यहाँ पटवारी जी आए थे, हाँ। और तहसीलदार जी आए थे। खाली उन्होंने मुआयने किया और चले गए देख के। ऐसे बोला भाई ऐसा है कि तुम, इस टाइम ने हमें जब तक ये भी बोला कि भाई ऐसा है, आप ये मकान जो है इसको तोड़ दो, और तब जाके आपका जो भी है, जो भी मुआवजा मिलेगा उसमें आपको वो होगा, मिलेगा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये कि किसी इंसान का घर टूट जाता है अगर, तो सिर्फ मुआवजे से उसकी भरपाई कैसे होगी, ये बात समझ के परे है। ये पूरा हिस्सा जिस पर आपकी नज़र इस वक्त जा रही है, ये पूरा हिस्सा आपको देखिए बिखरा हुआ, टूटा हुआ, ख़त्म हुआ दिखाई दे रहा है। लोग ये बोल रहे हैं कि 1 साल पहले हल्की दरारें आनी शुरू हुई थी, और उसकी वजह से देखिए पूरा घर जो है, इधर भी जो है दरारें हैं। अच्छा, यहाँ पे भी कितने परिवार? 3 परिवार रहते हैं? अच्छा, 3 भाई हैं आप लोग? 3 भाई आप लोग यहाँ रहते हैं जी? आप लोग इस हिस्से में रहते हैं? घर के अंदर भी हैं दरारें या? ठीक है, एक सेकेंड। चलिए अंदर चल के देखते हैं। वो दिखाना चाह रही हैं। ये तो देखिए बाहरी हिस्सा तो पूरा ये क्रैक्स और पूरा, अच्छा वो ये दीवार तो मतलब मुझे लग रहा है तो पूरा, हालांकि अंदर वाला स्ट्रक्चर जैसे अमूमन हमारे गांव में, पहाड़ों में बनता है घर,
ये उस तरह का स्ट्रक्चर है, पत्थर यहाँ अंदर लगाए हुए हैं और ये काफ़ी मजबूत कंस्ट्रक्शन माना जाता है पहाड़ों के हिसाब से। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि ये किस तरह से धंसा हुआ है कि कभी भी ये हिस्सा जो है पूरा का पूरा नीचे गिर सकता है। घर के अंदर देखते हैं जी। थोड़ा थोड़ा जैसे देखने लगा ना, हमने ये रिपेयरिंग किया, फिर भी अच्छा। ये दरवाजा ढंग से बंद नहीं हो रहा हमारा। यहाँ से हे भगवान, ये साइड ये दीवार मतलब ये छोड़ दिया कॉलम में साइड, ये लाइट जला दूँ मैं? ये पूरा यहाँ से, फिर ये सामान नहीं उठा पा ये रहे हम, इत- सामान ये- कहाँ ले जाएं, तो यहाँ से ये लेकिन इतना गहरा गड्ढा कब हुआ यहाँ पर? ये आजकल ही में मतलब पहले से था, बारीक था, थोड़ा पहले बारीक था। लेकिन अभी 4-5 महीने हो रहे हैं कि जो ये ऐसे गड्ढे हो गए। ये पूरा हम सामान उठा के भी कहाँ ले जाएं, ये यहाँ सामान के नीचे भी पूरा, ये बेड के नीचे ऐसे ही दरारें आ रखी हैं, तो हम इसका क्या करें? दरवाजे तक ढंग से बंद नहीं हो रहे, इसका ये है। यहाँ पे कुछ पानी वानी तो नहीं आया अभी? अभी पानी तो नहीं आया, हाँ। खुद हमारा घर में भी पानी नहीं है अभी, तो हम पानी यहाँ कहाँ से आएगा? इसकी डर से हम पानी भी घर पे नहीं ला पाई, पाइप मतलब हमने घर में लगाई ही नहीं इसकी वजह से। मैं घर के जितने हिस्सों की तरफ नज़र इस वक्त डाल रही हूँ, शुरुआत में मतलब अगर एक उदाहरण स्वरूप मैं यहाँ दिखाऊं तो एक देखिए ये जो है, एक ही आपको हल्की दरार दिखाई दे रही है, बहुत हल्का सा क्रैक है। शुरू में पहले इस तरह का बारीक क्रैक था जो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा, जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है। और अब एक बार ज़रा नीचे इधर आप देखिए, ये ऐसे ही जो ये ज़मीन वाली दरार है ना, ये ज़मीन वाली दरार भी ऐसी ही थी कि पहले ये बहुत हल्की थी, लेकिन अभी अगेन मैं देख पा रही हूँ जितना बहुत चौड़ा स्पेस है जो इस वक्त इन दरारों की वजह से आ चुका है। अब इसके ऊपर कुछ सामान रखना, खड़े होना, सब कुछ बहुत ज़्यादा रिस्की है। और इसी रिस्की में बच्चे भी हैं घर में? हाँ जी, बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, 2 हमें, ऐसी कोई नौकरी नहीं है, बिजनेस से थोड़ा बहुत मतलब दुकान अच्छा, से वो दुकान ऊपर आप? हाँ, उसी से हमारा गुजारा चलता है। तो देखिए, घर यही है और सिर्फ यही है, एक आय का साधन, जो एक छोटी सी दुकान जिसमें चाय बिस्किट का सामान ऊपर रहता है, एक छोटी सी शॉप है। दुकान पर भी खतरा है, घर पर भी खतरा है, यानी रहने की जगह, कमाने का जो स्पेस है, वो सब कुछ इस वक्त इनके हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं घर के बड़े बुजुर्गों की तस्वीरें इस वक्त वहाँ पर लगी हुई देख रही हूँ। वहीं पर छोटा सा मंदिर भी सजाया गया है, बद्री धाम की फ़ोटो आप लोगों ने लगा रखी है, शायद आप लोग परिवार वहाँ जब कभी भी गया होगा। अब आप ये देखिए कि ये जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये पुरख हैं, ये इन पुरखों की ज़मीन है और इन ज़मीनों पर ये घर बने हैं। कैसे ये लोग यहाँ से छोड़कर चले जाएं, कैसे इन घरों में ये अपना जीवन आगे व्यतीत करें, और नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उनके लिए कितना ये ख़तरनाक है, आप अंदाज़ा लगाइए। सुनील गांव, रविग्राम, ये वो इलाके हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जो मैं अभी जितना देख पा रही हूँ। यहाँ पे इस घर में टोटल कितने लोग रहते हैं? इस वाले में 5 लोग रहते हैं। आप भी इधर ही रहते हैं? हाँ, मैं यही रहती हूँ अंदर। अच्छा, अभी जिस दिन जब सबसे पहले यहाँ पर क्रैक आने शुरू हुए थे, उसके बाद आप लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, मतलब कैसे रह पा रहे हो आप मैम यहाँ पे एक साल भर होने को आ गया जब से क्रैक पड़ रही है यहाँ पे। मेरे पापा ने एप्लीकेशन दे रखी है वहाँ पे गए, पापा को कहा गया कि तुम्हारे घर की बुनियाद अच्छी नहीं डाली है। मैम आज 500 मकान ऐसे हैं जो टूट रहे हैं, तो क्या उनकी भी घर की बुनियाद अच्छी नहीं डाली थी? साल भर से पापा एप्लीकेशन दे रहे हैं यहाँ पे, अभी तक यहाँ पे हमारी डीएम नहीं पहुँची है। वो कह रहे हैं कि अपना तुम्हारा जब मकान टूट जाएगा तब करेंगे। मैम कौन आदमी ऐसा होगा जो अपने घर को खुद अपने आंखों के सामने टूटते हुए देखेगा, जिसमें उसने एक एक ईंट अपने हाथों से रखी है? और जब से ऐसा हुआ है हम लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। बर्फ़ का टाइम है इस टाइम, रात 12 बजे 1 बजे जब दीवारों पे आवाज़ आ रही है तो हम पूरे घर से बाहर निकल के बाहर रह रहे हैं इतनी कड़ाके की ठंड में, और अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। मैम इतना कहा जा रहा है कि विस्थापन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन मैम हम लोग तो विस्थापित हो जाएंगे, बाकी चीज़ों का क्या? जिन पर हमारा जीवन निर्भर है उनका हम क्या करेंगे? आप अभी क्या कर रहे हो? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। तो आप जॉब वगैरह अभी शुरू किया या क्या प्लान? मैम अभी हम जिस मेंटल कंडीशन से गुजर रहे हैं, जैसी परिस्थितियां हैं, उस हिसाब से तो ना हम पढ़ पा रहे हैं, और जॉब सोचना तो बहुत मुश्किल का काम है। आपका वैसे मतलब क्या ड्रीम था या क्या लक्ष्य था? आपने क्या सोचा था अपने लिए कि मुझे क्या करना है आगे? मैम हमने टीचिंग में सोचा था आगे कि हम आगे कुछ करेंगे टीचिंग का, लेकिन मैम इस कंडीशन में तो ना पढ़ाई कर पा रहे हैं ना कुछ। हर वक्त एक ही टेंशन है कि घर के अंदर अभी हम हैं तो सही, लेकिन न जाने कब क्या हो जाए। हम जी ये हम घर के अंदर का हिस्सा देख सकते हैं क्या?
ये तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की अभी यहाँ पर हो गया है, बहुत बहुत रिस्की हो गया। ये वाला तो कमरा पूरा ढह गया है आपका। ये तो पूरा का पूरा मतलब, अच्छा एक बल्लियों से एक सपोर्ट दिया हुआ है यहाँ पर, एक सपोर्ट दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो घर का पूरा इंक्लाइनमेंट है वो मतलब वो पूरा आपको इंक्लाइंड दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ पूरा टिल्ट हो रखा है उस तरफ। यहाँ पे खड़े होना भी मुझे लगता है रिस्की है, क्योंकि अब पता नहीं ज़्यादा वजन आया तो क्या होगा। अब क्या करें मैम, हमने तो ऐसे ही दिन काट लिया अभी, अब तो कुछ कह नहीं सकते आगे क्या होगा। आप लोगों को इस वक्त क्या लग रहा है, अब क्या है सोल्यूशन, कैसे क्या इसमें किया जा सकता है? बताऊँ मैं इसके लिए सोल्यूशन क्या बताऊँ मैं तो खुद ही ये हूँ कि मैं जाऊँ तो जाऊँगा। अब मेरे साथ 5 परिवार है, मेरी वाइफ है, उस हॉस्पिटल में भर्ती है, बच्चे हैं 2, एक लड़की उसके साथ है। पहले मैंने उसको लेने के लिए जाना है, फिर इनको जहाँ भी एडजस्ट करेंगे वो करेंगे, जिस पर हम क्या। अब किसी को दोष भी हम क्या दें, नसीब अपना खराब है, यह सरकार को भी क्या कहें। प्रशासन के पास गए, उनसे कुछ आपने बात की या उनकी तरफ से कोई हेल्प इसके लिए, या उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि बस नहीं, ऐसा तो अब कोई आप सपोर्ट ऐसा कुछ मिला नहीं। आज तो सारे आ रखे थे, आज जो भी आए काफ़ी लोग आए थे यहाँ पे, पर्यटन से भी आ रहे थे और वो कमिश्नर भी आ रखे थे। हाँ। तो उन्होंने आज हमें रहने के लिए कहा, नीचे पर्यटन शिफ्ट विभाग होने में के लिए शिफ्ट कहा है। होने के लिए कहा है, हाँ। वहाँ शिफ्ट करेंगे। अब ये हो सके ये केवल ये बर्फ़ के लिए करते हों, उसके बाद हमें कहेंगे तुम अपनी व्यवस्था खुद करो, ये मेरे को अंदाज़ा नहीं है। हाँ जी। ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि जो लोग 40-45 साल से यहाँ रह रहे हैं वो अब अचानक अपना घर छोड़कर यहाँ से चले जाएं, और एक वैकल्पिक व्यवस्था की बात हो रही है कि उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन वो क्या वैकल्पिक व्यवस्था है, वहाँ पर क्या अरेंजमेंट्स होंगे। अच्छा ये एक और घर है, तो कितने टाइम पहले बनाई है? इसको हो रहे 9 महीने। 9 महीने हुए हैं। तो देखिए ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जो पुराने घर हैं वो टूट रहे हैं, लेकिन नए घरों की भी स्थिति लगभग वैसी ही है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी क्रैक्स आ रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ ये सोच लेना भर कि पुराने हो जाने की वजह से, जर्जर हो जाने की वजह से घर टूट रहे हैं, ऐसा नहीं है। नए घरों की भी, 9 महीने पुराने घरों की भी यही हालत है। मैम इस पे हमने ये अपने हाथ से सीमेंट लगाया हुआ है, यहाँ से सांप बिच्छू जैसी कई चीज़ें आ रही थी। हम लोग यहीं पे सोते हैं अंदर रूम में, तो ये बिच्छू उच्छू से डर के लिए मम्मी ने ये अपने हाथ से सीमेंट लगाया हुआ है यहाँ पे। और ये छत है, आवाज़ आ रही है, आप ऊपर से देखोगे पूरी छत टेढ़ी हो चुकी है, वहाँ से रोज़ सीमेंट गिरता जा रहा है। जी मैम, ये एक बहुत मुश्किल घड़ी है लोगों के लिए। अच्छा आपको पता है कि आप लोगों को कहाँ शिफ्ट करेंगे, और जहाँ शिफ्ट करेंगे वो जगह कैसी है, क्या है वहाँ पे? सर्दी से बचने के लिए अरेंजमेंट है, बेड गद्दे आपके लिए? ये तो मैं नहीं जानता हूँ। नहीं, आप देख कर आए? अब जा रहा हूँ मैं। अच्छा अभी आप जा रहे हैं देखने के लिए। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर है। अच्छा यहाँ पे देखिए कपड़े वगैरह इन्होंने सब इधर ही सेट किए हुए हैं, क्योंकि ये रूम बाकी रूम्स के मुकाबले मुझे लगता है थोड़ा सा सेफ शायद यही है, हालांकि इसमें भी क्रैक्स हैं, बट ये आपके सिस्टर हैं? अच्छा, आप लोगों का इस वक्त क्या है स्टेट ऑफ माइंड, मतलब क्या इस वक्त लग रहा है घर को लेकर? अभी तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, सोच नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर इतनी सारी परेशानियाँ हैं, और उसमें मकान का अलग टेंशन हो जाता है। मकान की ऐसी कंडीशन है, रहने के लिए मुश्किल हो रखा है इधर। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, आप सबको पता है कि ऐसे मकानों में रहना कितना रिस्क वाला काम है। मैम हम कह रहे हैं कि अभी अगर हमें कहीं पे हमारी व्यवस्था की गई है तो अभी तो ठीक है, लेकिन मैम इसके बाद अगर हमें कहीं और जगह भेजा जाता है रहने के लिए, मकान बना के देगी अगर सरकार, कहीं और जगह भेजेंगे, तो मैम हम ऐसा चाहते हैं कि हमें ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस की व्यवस्था हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का जीवन यापन गाय बछड़ों से होता है, वो हमारी आजीविका छिन जाएगी, और हमारे पेरेंट्स एकदम कहीं जा करके एकदम से जॉब भी नहीं कर सकते, और हम लोगों को बाहर पढ़ाने के लिए भी नहीं रख सकते। आपका नाम क्या है? सुनैना। सुनैना देखिए बहुत मजबूती से अपनी बात यहाँ पर रख रही हैं, और उन्होंने बहुत रेलेवेंट बात भी ये की है कि अगर यहाँ से निकलें तो ये नहीं होना चाहिए कि आसमान से टपके और खजूर पे अटके वाली स्थिति हो। आप जहाँ जाएं वहाँ पर उनके लिए व्यवस्था ऐसी हो कि लाइफ दोबारा से संकट में ना पड़ जाए। तो ये एक चैलेंज अभी इन लोगों के मन में है, जिससे लोग घबराए भी हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए अंकल, अब आप लोग ये मान चुके हैं कि मतलब ये घर तो मतलब अब छूटेगा, ये आपने स्वीकार कर लिया है, ये एक्सेप्ट कर लिया है? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि इस पे तो मैंने तो इसको घर से तीन बच्चों की शादी की थी। देखिए ये घर का यही इमोशन होता है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही थी। कोई बात नहीं, आपको पापा के साथ हिम्मत बढ़ानी है, इतनी मजबूती से बोले हो आप अभी।
आपकी बात सब लोग सुन रहे हैं। देखिए यही होता है जिस घर में बच्चा पैदा हुआ है, जहाँ से बच्चों की शादियाँ हुई हैं, घर यही होता है ना, मकान और ईंट का घर नहीं होता है। घर उन घटनाओं का होता है, उन यादों का होता है, उन मोमेंट्स का होता है। मैम, हमने अपने हाथ से, मेरे पापा सुबह जॉब पे जाते थे, शाम को पापा 12-1 बजे तक गिट्टी तोड़ते थे। हमने उस तरीके से ये मकान बनाया है, एक एक रुपए जोड़ करके कि चलो गाड़ी का खर्चा बच जाएगा, हम रेता सीमेंट दूर से ले आएंगे। पर मैम अभी ये सब देख करके ये दरारें, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि बस सारे सपने, हमारी पूरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई है। आप लोग देखिए हिम्मत बांधिए। मतलब मुझे पता है कि आप लोग जिस संकट से गुजरे, हम सिर्फ कह ही सकते हैं कुछ आपको। ये मुश्किल घड़ी आप लोगों के लिए ही है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ अभी कि इंसान ये कैसे स्वीकार करता है कि जिस घर में वो हमेशा से रहता है कि अब वो छूट रहा है, अब वो छूटना ही है। बीइंग अ गर्ल, मैं मानती हूँ कि जब आपकी शादी होती है, विदाई होती है, वो एक अलग क्षण होता है हम लोगों के लिए, है ना। मतलब मुझे पता है कि जब मेरी शादी हो रही थी, मेरे लिए वो वक्त कैसा था कि अच्छा अब मम्मी पापा का घर छोड़ना है। मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी है, 3 मेरे पास और हैं, ये चौथे नंबर की है। वो जो अभी आई थी, इसकी जुड़वा बहन जो है अपनी माँ के साथ है हॉस्पिटल में, तो उसका इलाज हो रखा है। उसका रसोली का कहा था, फिर बाद में ट्यूमर हो गया था, उसको अब लेने के जाना मुझे आज। तो इन्होंने कहा कि आज यहाँ शिफ्ट होना है, तो मैंने कहा उसको भी लेके आऊँ, तो वहीं पे भी जाना हो तो एक साथ में ठीक है। इसलिए मैं आज बच्चों को भी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं वही कह रही हूँ कि ये एक्सेप्टेंस आना कि जहाँ हम रहते थे, जहाँ पर हम हंसे हैं, जहाँ हम रोए हैं, जहाँ हम खुश रहे हैं, जहाँ पर हमने जीवन की उपलब्धियाँ देखी हैं, जहाँ पर जीवन के फेलियर देखे हैं, घर उन्हीं सब भावनाओं का होता है। और उसको छोड़ने का या उससे निकलने का दुख मैं कह रही हूँ कि मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं नहीं समझ सकती हूँ। ये अभी आप ही इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, लेकिन हिम्मत बांधो। आप घर को आप लोगों को ही संभालना है ना। पापा ने मेहनत की है, लेकिन अब आप लोगों को संभालना है ना। और बहुत मुश्किल है ये सब देखना। मेरे को वो पल याद आते हैं जब मेरे पापा सुबह से थक के और रात को गिट्टी तोड़ते थे। मम्मी ये कहती थी कि यार थोड़ा पैसा बच जाएगा, जितना हम रेता सीमेंट के लिए मज़दूरों को बुलाए उतनी हम खुद मजदूरी करेंगे। तो हम लोगों ने अपने हाथ से इतनी दूर से कंधों में रेता सीमेंट ला करके यहाँ पे ये सारा कुछ बनाया है। और मतलब काफ़ी टाइम लग गया हमको इस घर को बनाने में, 3 कमरे बनाने में काफ़ी टाइम लग गया हम लोगों को। तो हम लोग जानते हैं कि कितनी सारी चीज़ें इस घर पे लगी है। हमारा हंसना रोना सारी तकलीफ़ें इस घर के साथ हैं। अभी मतलब हम लोग बोल रहे हैं दिन भर इधर उधर काम में चल जाते हैं, लेकिन कभी जब अकेले रहो तो खुद पे रोना आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। और हमारे साथ साथ जो बेजुबान है हमारे, वो तक हम लोगों को तो भेज दिया जाएगा, कहीं भी कह दिया तुम्हारी व्यवस्था कर दी। लेकिन मैम उन जानवरों का तो कोई कसूर नहीं है, जिनके पीछे हम पूरी ज़िंदगी, उनके बल पे आज ये मकान है, हम खा रहे पी रहे, हमारी पढ़ाई हो रही है, उन सब चीज़ उनके बल पे हो रहा है। तो हम लोग उनको भी कैसे मरने दें? ऐसी कंडीशन में उनको छोड़ करके हम कैसे कहीं और चले जाए और उनको मरने दें? क्योंकि कानून तो उनके लिए भी है, उनकी भी ज़िंदगी है, उनका कोई दोष नहीं है। ये सब हम लोगों की ही वजह से हो रहा है। सुनैना, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मुझे नहीं पता अभी आगे क्या होना है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो। और यही हमारी भी कोशिश है कि जैसे आपसे बात कर रहे हैं, आप लोग बोलेंगे तो ये बात आगे जाएगी, और हमारा काम है आपकी बात को आगे पहुँचाना। आज वो सारे लोग जो उत्तराखंड से मेरी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड के ये लोग हैं जिनकी वजह से उत्तराखंड है। क्योंकि प्रकृति के साथ जीना इनके डीएनए में है, प्रकृति के साथ सामंजस्य के साथ जीना। और इसीलिए जब यहाँ इस जोशीमठ के नीचे सुरंगें खोद दी गई, ये सोचे बगैर कि जो जहाँ जिनके घर बसे हैं कल को उनके साथ क्या होगा, ये सबसे बड़ा जो है गुनाह इन लोगों के साथ यहाँ पर हुआ है। और देखिए, मवेशियों का जिक्र कर रहे हैं वो कि हमारे मवेशियों का क्या होगा, हमारी गाय बच्चों का क्या होगा, उनको हम कहाँ लेकर जाएंगे इस हालात में। चलिए हम इंसान हैं, हमारे लिए व्यवस्था हो जाएगी, उनका कौन ख्याल रखेगा? ये बात वही कह सकता है जिसके इंसानियत के आदर्श बहुत ऊंचे हों। और पहाड़ में ये संस्कृति, पहाड़ में ये कल्चर, पहाड़ में ये ट्रेडिशन हमेशा रहा है कि हम प्रकृति को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन जो लोग विकास की बाढ़ यहाँ पर लेकर आए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि विकास की कीमत सुनैना जैसे बच्चों को चुकानी होगी, सकलानी जी जैसे परिवारों को चुकानी पड़ेगी, सुनील गांव को चुकानी पड़ेगी, रवि ग्राम को चुकानी पड़ेगी, जोशीमठ को चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ये नहीं सोचा।